अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता, जी हाँ, तमाम फैसले जो हैं वो अगर बात करें तो उनकी मर्जी से होते हैं। बल्कि अगर सिंपल सी बात करूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी के पास इख्तियारात हैं तो वो आकिब जावेद साहब हैं। और आज आकिब जावेद साहब और उनकी पूरी टीम ने एक घंटे की अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिरकार हम T20 वर्ल्ड कप 2026 जी हाँ हारे क्यों हैं, जी हाँ हम क्यों सुपर 8 के मरहले से जो है वो बाहर हुए हैं। बड़ी मजेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हाँ, एक्सक्यूजेज ही एक्सक्यूजेज हैं, उनसे सवाल होते रहे और वो एक्सक्यूजेज जो है करते रहे। वैसे वो अक्सर होता था ना क्रिकेट के अंदर, जब शोएब अख्तर बॉल करते थे और बैट्समैन को बॉल समझ नहीं आती थी तो वो लेफ्ट कर देता था, तो समझने के जो जवाबात थे ना वो इसी तरह के थे। जी हाँ, हम एक एक स्टेप वाइज जो है चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आया ना वो ये आया कि आज मुझे क्या, बल्कि मेरे ख्याल से आज आप लोगों को भी ये बात पता चलेगी कि अगर दुनिया क्रिकेट के अंदर किसी के पास अब कोई सुपरस्टार है ना तो भाई वो जसप्रीत बुमराह है और वो इंडिया के पास है। पैट कमिंस तो यकीन करें तकिए के अंदर मुंह रखकर रो रहा होगा कि भाई मेरा नाम भी तो ले लेंदे। दूसरी तरफ मैं मिचेल स्टार्क जो है वो दीवार के अंदर मुंह रखकर कह रहा होगा यार मेरी इतनी बॉलिंग इतनी खिदमात का क्या फायदा, मैं आईपीएल के अंदर सबसे महंगा तरीन प्लेयर बिकाऊं लेकिन उसके बावजूद मुझे किसी खाते में नहीं समझा। और मैं अगर और प्लेयर्स की बात करूं, मैकरम की बात करूं, मैं अगर क्या कहते हैं निजड़ी की बात करूं, मैं अगर जोफ्रा आर्चर की बात करूं तो वो तो बेचारे मैं कहता हूं आज घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। कुंडियां लगा दी होंगी उन्होंने जब उनको ये पता चला होगा कि दुनिया क्रिकेट में अगर सुपरस्टार कोई है तो वो जसप्रीत बुमराह है और वो सिर्फ इंडिया के पास है। और दूसरा जो उन्होंने सबसे जबरदस्त किस्म का बयान दिया, मैं यकीन करें उसके बाद मैंने अब कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ना तो भाई हमने इंडिया की जीत पर जश्न मनाना है और पाकिस्तान की हार पर जश्न मनाना। उन्होंने कहा जी कि 8-0 का मुकाबला है 1975 से लेकर आज तक। वो 8-0 अगर आज तक पूरा नहीं हुआ ना उसमें आपके दुनिया के बेहतरीन कैप्टन इंक्लूडिंग इमरान खान अगर हम इंडिया से नहीं जीत सके ना तो भाई अब हम आगे भी नहीं जीत सकते। तो उन जड़ियां आप जो खुशियां मनाते हैं ना, जो आप जज्बात में आ जाते हैं हम इंडिया को हराएंगे, तो भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी ने ना आपको बता दिया कि अब आप नहीं जीत सकते। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताऊं जी, आकिब जावेद साहब चले गए माजी के अंदर चले गए अपनी फिटनेस लेवल। वो कहते हैं मैंने शारजा के मैच निकाल लिए जब हम चिट्टी वर्दी पहन के लाल बॉल के साथ बॉलिंग करते थे, मेरे 6 पैक्स होते थे, हमारी पूरी टीम के जो है 6 पैक ये डोले ये मसल होते थे और इंडिया और तमाम प्लेयर जो होते हैं ना उनके यार टिटशिट निकले होते थे। मैं वहां पर 2 मिनट के लिए ना सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार वो जो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर होते थे उनकी बड़ी बॉडी शॉडी होती थी। वो कहते जब बॉल करने आते थे ना तो ऐसे करके जो है वो वेवन रिचर्ड भी मेरे ख्याल से रोना शुरू हो गया होगा कि यार ये आखिरकार ये कैसी कौन से दौर की बातें कर रहे हैं। ठीक है आपकी फिटनेस होगी, सारी चीजें होंगी, पर दुनिया बाकी प्लेयर्स की भी फिटनेस होती थी। लेकिन हाँ ये सवाल है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की फिटनेस नहीं है ना, दे एंड करके टेढ़े निकले ने। नसीम शाह का पेट निकला हुआ, आप अंदाजा लगा, फास्ट बॉलर है पेट निकला हुआ है। मैं उधर यकीन करें तिलक वर्मा के 6 पैक देख के मैं गिन रहा था 6-7, मैंने कहा 8 6 पैक्स हैं। उधर आप हार्दिक पांड्या की आप फिजिक चेक करें यार, ठीक है ना, वो उसने जो ग्राउंड के अंदर किया वो छोड़ दें, ठीक है ना, लेकिन उसकी आप फिजिक चेक करें तो ये किसका काम है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपने कहना है लड़कों को 6 पैक्स बनाओ। तो अब ये चीजें जो हैं उन्होंने माजी के साथ जो है वो मामला शुरू किए हैं। मैं माजी के साथ करूं, वैसे उन्होंने तो मिड में जाकर ये बात की थी। अब जरा आगे चलते हैं जी, आगे उन्होंने जो बात की है उन्होंने कहा जी बाबर और फखर की इंजरी, कहते हैं जी मैं समझ से बाहर है बाबर और फखर की इंजरी कैसे हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा श्रीलंका वाला मैच खेला, अगर सपोज हम सेमीफाइनल के अंदर चले जाते हैं और बाबर आजम, फखर जमान और सलमान मिर्जा, इन तीनों की जो इंजरी की रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है ना, वैसे मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, यहां पर जितने भी वो बैठे हुए थे ना उनको कम से कम ये पूछना चाहिए था भाई इंजरी हुई क्या है, क्योंकि अगर इंजरी होती, बल्कि एक ने वो कहा था कि भाई वहां पर तो इतने कैमरे होते हैं, हमें तो कहीं पे भी बाबर आजम इंजर्ड नजर नहीं है, फखर जमान इंजर्ड नजर नहीं है, सलमान मिर्जा इंजर्ड नजर नहीं आए। आखिरकार हुआ क्या है कि भाई ये इंजरी सामने आ गई है अचानक से, सडनली तौर के ऊपर
इंजरी सामने आ गई। ये वही वाली इंजरी तो नहीं है कि वो जब वो एक मैं देख रहा था पाकिस्तानी एक बॉलर है वो चले गए हैं यूएस चले गए, वो बता रहे थे बासित अली साहब के साथ, तो वो कहते जी आपको ये मैच नहीं खिलाना। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी बिलावल भट्टी को मैच खिलाना है। उन्होंने कहा जी भला मेरी तो परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त। उन्होंने कहा जी तुम इंजर्ड हो। उनका मैं कैसे इंजर्ड हो गया? उन्होंने कहा यार तुझे कह दिया ना तू इंजर्ड है, तू इंजर्ड है। ये वाली कहीं वो वाली इंजरी तो नहीं है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर रिपोर्ट आएगी। अब रिपोर्ट कब आती है? जब तक रिपोर्ट आएगी ना तब तक ये इंजरी वाला मसला ही दब जाएगा, तब तक बाबर आजम, फखर जमान ये जो है ना दोबारा इन्फॉर्म आ जाएंगे। अच्छा चले, इन तीनों की तो इंजरी थी, सैम अयूब का क्या था? सैम अयूब का क्या था? सैम अयूब की तो इंजरी नहीं थी, उसको क्यों नहीं खिलाया भाई? ये तो बताएं, ये बताएं। मैं यकीन करें, मैं कह रहा हूं मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता मैं पूछता जरूर कि बाबर आजम की इंजरी किस नौयत की थी, कोई पता नहीं। फखर जमान की इंजरी किस नौयत की थी, कोई पता नहीं। सलमान मिर्जा की इंजरी किस नौयत की थी, कोई पता नहीं, लेकिन इंजरी थी। और उन्होंने कहा कि इस इंजरी के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर रिपोर्ट मांगी जाएगी कि आखिरकार ये इंजरी हुई क्यों है। तो भाई अब ये जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो आप लोगों को जो है वो एक आलू दे दिया, अब आप उस आलू को बैठकर देखते रहे कि आखिरकार इंजरी क्या थी। तो अब ये जो चीजें हैं ये सामने बाबर आजम के ऊपर उन्होंने एक और चीज की है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को स्क्वाड के अंदर जो सिलेक्ट किया वो इंडिविजुअली फैसला नहीं था, वो जो है ना सोशल मीडिया वाली बात वो जो अलीम डार साहब ने की थी कि जी बाबर आजम की तो जगह ही नहीं बन रही थी, और वो जो है सिर्फ सोशल मीडिया से डर के जो उनको डाला। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर आजम को बेसिकली पूरे मैचेस के लिए भी नहीं डाला था, खेले बहरहाल वो सारे हैं लेकिन पूरे मैचेस के लिए नहीं डाला था। उनको सिर्फ वहां तक डाला था कि जहां पर 160 150 की पिच होगी ना वहां पर बाबर आजम को हम डालेंगे, जहां पर 200 प्लस रन की पिच होगी वहां पर बाबर आजम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा एक और मैं बड़ा हैरान ना बड़ा मैं परेशान हो गया इस जवाब के ऊपर। बाबर आजम स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर, ठीक है, आप खुद देखें बाबर आजम स्पिनर के खिलाफ श्रीलंका के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। हम बाबर आजम को लेकर जा रहे हैं लंबी गेम खेलने के लिए। भाई उन्होंने तो स्पिनर लगाकर बाबर आजम को ऐसे ले लेना था, सबको पता चल गया भाई बाबर आजम को आउट करना, स्पिनर लगाओ ऐसे विकेट ले लो। तो अब मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। वो देखें अक्षर पटेल आता है बाबर आजम को ले जाता है, बाकी प्लेयर आते हैं स्पिनर लगाते हैं बाबर आजम की विकेट ले जाते हैं। मुझे तो बाबर आजम की कहीं पर भी लंबी इनिंग नजर नहीं आई जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वो तो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं है। आपको आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं जी, जो आगे बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर ये चीज करते हैं कि हमारी टीम जब भी वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म करते हुए फारग हो जाती है, हम आते हैं उखाड़ पछाड़ कर देते हैं। वैसे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, ये लफ्जों में होता है, हकीकत में नहीं होता। हाँ हकीकत में क्या होता है, कोच चुके बाहर भेज दो, ठीक है ना, कोच को उठा के बाहर भेज दो, सिलेक्शन कमेटी बदल दो, उसके बाद कप्तान बदल दो, बस लड़के वही होते हैं। और बल्कि वो एक ने पूछा भी कि जी वो 2024 में से कौन से बाहर हुए हैं? नसीम शाह आपके टीम में, शाहीन अफरीदी आपके टीम में, शदाब खान आपके टीम में, सैम अयूब आपके टीम में, फखर जमान आपके टीम में, सलमान अली आगा आपके टीम में, बाबर आजम आपके टीम में। मोस्टली प्लेयर तो वही हैं। कौन बाहर हुआ था? बाबर आजम के मोहम्मद आमिर बाहर हुए, इमाद वसीम बाहर हुए, हारिस रऊफ बाहर हुए, 3-4 लड़के। वैसे हारिस रऊफ का तो मैं खुद भी नहीं चाहता, मैं आपको यकीन करें मैं चाहता ही नहीं हूं कि हारिस रऊफ जो है वो टीम के अंदर हो, ये बड़ा क्लियर आपको बताऊं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारा जो रोल है, सिलेक्शन कमेटी का रोल क्या है। उन्होंने कहा ग्लेस्पी के साथ ये होता था कि ग्लेस्पी कहता था मैंने 15 लड़के चुन लिए, अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकती। हमारा अब ये रोल है कि हमने 20 लड़के देने हैं, उनमें से 15 जो हैं वो माइक हसन और कप्तान ने चुने, और उन 15 में से 11 लड़के भी माइक हसन और कप्तान ने बनाने, यानी कि इन्होंने ऐसे करके हाथ झाड़ दिए। कहा जी जो कुछ है ना ये जो T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, हमने 20 लड़के दिए थे, उसमें से 20 में से 15 इन्होंने चूज किए हैं, और 15 में से प्लेइंग 11 जो थी वो कप्तान और बाकायदा तौर पर हमारे जो हैं कोच साहब इनकी उस पे थी। हमारा कोई अमल दखल नहीं है। तो अब ये कोच जाने कप्तान जाने वो रिपोर्ट पेश करेंगे तो हम आपके साथ बात करेंगे। वैसे मैं आपको आज एक बात बताऊं, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इससे पहले मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनके साथ भी आज इस सिलेक्शन कमेटी की बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई। और मेरा जहां तक मानना है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगा जाओ जाकर मीडिया ਨੂੰ भी दसो कि आखिरकार हुआ क्या है, ठीक है ना, आखिरकार हुआ क्या है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि होता था कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाते थे, इंग्लैंड टूर पे जाते थे, एक सिलेक्टर जो है वो साथ जाता था। अब वो कहते हैं कि जी उस वक्त जाता था अब नहीं जाता। वैसे अब जाना चाहिए था, बल्कि मैं कहता हूं आकिब जावेद साहब को खुद जाना चाहिए था। अच्छा फिर अब आते हैं ये जो भी नेशनल T20 डोमेस्टिक कप हो रहा है,
बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना बात की। उन्होंने कहा जी, उनसे पूछा गया कि वो पेशावर में जो मैच हो रहे हैं वहाँ पर तो कोई सिलेक्टर ही नहीं है। उन्होंने कहा जी अब अगर कोई जाता भी है ना तो वो बॉल बाय बॉल थोड़ी देखता है, हम इससे बेटर है कि हम एलसीडी के ऊपर ऐसे करके लगाएं, तो ऐसे रिमोट हमारे हाथ में हो, हम फास्ट फॉरवर्ड करें, रिवर्स करें, ये करें, वो करें, जूम करें, जूम करके ना हम ऐसे करके देखते हैं कि उसकी बॉलिंग और फील्डिंग कैसी है, ठीक है ना, बॉल कैसे कर रहा है, बैटिंग कैसे कर रहा है, हम जूम करके ना चीजें देख लेते हैं और हमें पता चल जाता है ये जो लड़का है ना ये फ्यूचर का सुपरस्टार है, ये फ्यूचर का सुपरस्टार है, ये सुपर का सॉरी फ्यूचर का ना सईद अनवर है। अब आप अंदाजा लगा लें कि मामला जो है वो कैसे चल रहे हैं। ये मैं जो उन्होंने बातें की मैं आपके साथ वो शेयर करूं। उसके बाद सैफी भाई से एक सवाल हुआ, सैफी भाई से सवाल हुआ गाजी गौरी के ऊपर कि भाई उसको आपने क्यों टीम में रख लिया, उससे पहले हसीबुल्ला थे, रुखेल नज़ीर थे। तो सैफी भाई कहते हैं जी गाजी गौरी की परफॉर्मेंस बड़ी फिट है। मैंने जरा थोड़े से स्टैट चेक किए तो भाई 45 की एवरेज है, किसकी वाला 45 की एवरेज है हसीबुल्ला की, ठीक है ना, 2200 रन है, 87 का स्ट्राइक रेट है, आप अंदाजा लगा लें। रुखेल नज़ीर की 38 की एवरेज है और क्या कहते हैं उनका 82 का स्ट्राइक रेट है और अप्रॉक्सीमेटली उनके भी 2000 रन हैं डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर के अंदर भी खेलते हैं। वो जो उन्होंने एक्सक्यूज दिया ना मोहम्मद रिजवान वाला कि गाजी गौरी को हमने इसलिए मौका दिया कि वो मोहम्मद रिजवान की जगह बैटिंग भी कर सकते हैं। तो अब अगर बात सॉरी रुखेल नज़ीर की बात करूं तो अब गाजी गौरी जो हैं इनके आपको बताऊं 20 की एवरेज है, 200 रन है, 20 की एवरेज 200 रन वाला मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस कर रहा है, पर रुखेल नज़ीर नहीं कर रहा। मैं नहीं कहता कि गाजी गौरी कोई बहुत बुरे कीपर है, बहुत अच्छे कीपर है, सब चीजें हैं। मैं जरा स्टैट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, स्टैट्स के ऊपर मैंने कहा जरा स्टैट्स, क्योंकि वो आकिब जावेद साहब ने कहा ना कि लड़का वो कराची में माछी के अंदर, ठीक है ना, क्रिकेट खेल रहा हो ना तो हमारे पास स्टैट आ रहे होते हैं, हम स्टैट देखकर कहते हैं ये जो लड़का है वही लैपटॉप बॉय, वो जो हम मोहम्मद वसीम के ऊपर तनकीद करते हैं ना लैपटॉप बॉय, वो लैपटॉप के ऊपर बैठकर ऐसे करके सारी चीजें देखते हैं। ये अब लैपटॉप बॉय वाला काम हो रहा है, ठीक है ना, डाटा सेंटर है, डाटा सारा कलेक्टिव हो जाता है, वहां से देखते हैं अच्छा इस प्लेयर की इतनी परफॉर्मेंस है, इतनी है, कोई नहीं देखना कि लड़का टैलेंटेड है, क्या है टेक्निकल, क्या है टेक्निक्स, क्या है, नो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना भाई इसका स्ट्राइक रेट क्या है, ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक और चीज जो है वो फाइनल कर दी गई है कि भाई अब किसी भी किस्म का सिलेक्शन के अंदर कोई दबाव नहीं होगा। इसका मतलब पहले होता था, इसका मतलब है कि पहले दबाव जो है वो होता था, तो अब आप ये चीज देख लें। उसके बाद साद मसूद की सिलेक्शन के ऊपर बात हुई है। साद मसूद, अजान अवैस, शहजेब खान के जी उनको हम जो है लिस्ट ए के अंदर अभी मौका दे रहे हैं। शमाइल हुसैन के ऊपर, शमाइल हुसैन वाला जो है वो काफ़ी मामला जो है वो गर्म हुआ है, क्योंकि शमाइल हुसैन को लोग पर्ची कहते हैं। आपको पता है कि वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे भी हैं। वैसे मैं आपको जेन्युइन बताऊं, शमाइल हुसैन बहुत अच्छा टैलेंट है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन सिर्फ रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि आपने कच्चा तोड़ लिया, क्योंकि उससे पहले वाले परफॉर्मर अजान अवैस, शहजेब खान, साद मसूद, ये अभी तक डोमेस्टिक में है। आप कह रहे हैं कि हमने उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ले लिया और सारी चीजें, शहजेब के बल्कि उन्होंने कहा भी कि उसकी इंजरी भी हमने रिकवर की है, रिहाब भी किया, सारी चीजें की हैं, लेकिन बात यह है कि डिजर्व जो करता था उसको मौका देना चाहिए था। मैं, आप यकीन करें कि शमाइल हुसैन के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लोग उसको पर्ची कह रहे हैं, वो पर्ची नहीं है, वो टैलेंट है, वो टैलेंट है, और आप अगर उस लड़के को मौका दें वो परफॉर्म करेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। लेकिन आप उसको जिस सिनेरियो में लेकर आए हैं ना, आपने उसको पर्ची कॉल कर दिया। इस तरह माजी में बहुत से पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको पर्ची जो था वो कहा जाता था। बहरहाल वो तो अपना कैरियर भी खेल गए, क्रिकेट भी खेल गए, रिटायर भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हैं। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर जो है अब उन्होंने कहा है कि जी हम जो हैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करेंगे, हमारा काम है 20 लड़के देना और 20 लड़कों में से जो भी सिलेक्शन होगी वो कप्तान और कोच की मर्जी से होगी। और दूसरी बात, सैफी भाई से अग्रेशन के ऊपर सवाल हुआ है, शाहीन अफरीदी के अग्रेशन के ऊपर। सैफी भाई ने कहा जी मैं तो अग्रेशन के फुल सपोर्ट में हूँ, सपोर्ट अग्रेशन होना चाहिए आपके अंदर, आप जिस मर्जी के साथ क्रिकेट खेलें, अग्रेशन नहीं है तो क्रिकेट गेम नहीं है। लेकिन भाई बात यह है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ना, उनकी वो बॉल भी तो अग्रेशन वाली होनी चाहिए, तो उसके ऊपर कौन काम करेगा, उसके ऊपर कौन काम करेगा। अच्छा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से शफीक बिल्कुल नहीं बोले, मिसबा बोले, मिसबा ने ये भी बता दिया कि जी मैं एज अ बैटिंग कंसल्टेंट जो है वो भी कुछ टीमों के साथ पाकिस्तान की शाहीन लिस्ट ए की जो टीमें वगैरह हैं वहां पर एज अ बैटिंग कंसल्टेंट भी काम करूंगा। बल्कि उनसे पूछा गया कि आप आने वाले फ्यूचर के अंदर कोई बैटिंग कोच सोच का, तो उन्होंने कहा जी मौका मिलेगा सर्व करने का तो 100 बिस्मिल्लाह, ना तो हमने कभी नहीं करनी, ना तो हमने कभी नहीं करनी, 100 बिस्मिल्लाह। तो अब आप फिर ये तैयार हो जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर मिसबाउल हक जो है वो पाकिस्तान को एज अ बैटिंग कोच लेवल पर कहीं ना कहीं
सर्व करते हुए ऐसे ऐसे करके नजर जरूर आ सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने जो है वो यही बात करनी है कि भाई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर जो है मिसबा ने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब इस सारे मैटर के अंदर एक और चीज जो है वो कर दी है कि भाई जो बुमराह है ना, वो उस्मान तारिक है फास्ट बॉलर का नया नाम। आज यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम का कोई पीआर पैकेज चल रहा है, इंडियन टीम का कोई पीआर पैकेज चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, उनसे पूछा गया वसीम बकार के वाले से, मैं आज आपको एक चीज बताऊं कि 150, 155, 160, 162 की स्पीड से शोएब अख्तर, वसीम ये लोग बॉल करते थे। इंडिया में 140 प्लस से ऊपर का बॉलर नहीं होता था, लेकिन कभी भी इंडियन प्लेयर्स ने ये एक्सक्यूज नहीं दिया कि भाई हम 150 प्लस के बॉलर्स को हम नहीं खेल सकते, या उन्होंने नहीं कहा हम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन आज 8-0 वाली बात सुनकर मुझे यकीन करें दुख हुआ है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर हम इंडिया से जीत का जो ख्वाब है ना वो हम माइंड से निकाल दें। ये बड़ा क्लियर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो चीज़ है मुझे उसके ऊपर दिली दुख हुआ है। बाकी दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।